मयंक और चारू पति पत्नी थे, लेकिन उनकी हरकतों से कभी कोई ये नहीं कह सकता था कि वह दोनों पति पत्नी हैं, क्योंकि दोनों की आदत थी बेईमानी करना। आए दिन वह किसी न किसी से बेईमानी करते ही रहते थे। इसी वजह से उन दोनों को बहुत सारे लोग काफी हद तक जानते थे। ऐसे ही एक दिन मयंक ऑफिस नहीं जाता है और यह देखकर चारू बोलती है, अरे मयंक, तुम आज काम पर क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हें पता है ना, इस बार हमारा वैसे भी काफी ज्यादा खर्च हो गया है, तो तुम काम पर क्यों नहीं जा रहे हो? अब ये कोई बहाना मत बना देना कि मैं थक गया हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा। तुम अगर थके तो पैसे भी कहाँ से आएंगे, क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते और तुम्हारा मन हो या ना हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्या यार चारू, तुम मेरी पत्नी हो, अब पत्नी हो तो पत्नी की तरह रहो ना यार। ये मेरी बॉस क्यों बन जाती हो? वो भी जब देखो तब सवाल पूछता रहता है और तुम भी सवाल पूछती रहती हो। देखो मेरा ना काम करने का मन नहीं करता है, मन करता है ना जॉब छोड़ दूं और घर पे बैठ जाऊं। अरे काम करने से क्या होता है, 4 पैसे आते हैं। और बाकी लोगों को देखो यार, वो क्या कुछ नहीं करते हैं, किन किन तरीकों से पैसे कमा रहे हैं और पैसे वाले बनते जा रहे हैं। और हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ईमानदारी रखते हैं, लेकिन फिर भी क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। तो फिर क्या फायदा मेहनत करने का? और जितनी चाहे मेहनत करो ना, ऑफिस में जाकर किसी का गुलाम बनो। अरे मेहनत करने के बाद ना पैसे नहीं बढ़ाए जाते हैं, काम बढ़ाया जाता है। और तुम सोचती हो कि मैं काम करूँ, जाऊँ ऑफिस। यार मुझसे नहीं हो रहा यार, अब ये सब मुझसे बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा करूँ जिससे पैसा ही पैसा आए। क्या मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ? वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, क्योंकि कहीं और टाइम बर्बाद करने से अच्छा मैं सोच रही हूँ कि खुद का कुछ काम कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा कब तक ही चलेगा? कब तक हम दूसरी की मजदूरी करते रहेंगे? हमें अपना काम भी शुरू करना पड़ेगा ताकि हम अच्छी कमाई कर सके। इसके लिए चाहे हमें बेईमानी का ही क्यों न रास्ता अपनाना पड़े, क्योंकि यहाँ ईमानदारी से ज्यादा तो बेईमान लोग रहते हैं। ये हुई ना मेरी पत्नी वाली बात। अब देखो, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है तो अब ना तुम मेरा साथ देना और हम अपने प्लान को ना आगे बढ़ाएंगे और ये जॉब अब छोड़कर कुछ ऐसा करेंगे जिससे बहुत पैसा आए। और वैसे भी तुम तो जॉब करती हो ना 2 साल से, तो तुम्हें तो पता ही है कितनी डिफिकल्ट जॉब होती है, लेकिन फायदा क्या होता है? कुछ भी होता है नहीं ना? अरे मैं अच्छे से जानती हूँ कि जॉब करना कितना डिफिकल्ट होता है, लेकिन बिना कुछ किए ही जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो इसमें दिक्कत ही क्या है? अब देखो मेरी बात सुनो, अभी तो महीना शुरू ही हुआ है। तुम अपनी जॉब पर जाते रहो और बहाना मार देना कि ये है वो है, किसी की तबीयत खराब है, कुछ हो गया, वो पेट छुट्टी दे देगा, और उसके अलावा ऑफिस में काम मत करना। और फिर कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, हमें तो हमारी तनख्वाह मिल ही जाएगी। वैसे कुछ भी कहो, बेईमानी करने में ना अगर मुझसे ज्यादा कोई है ना इस दुनिया में तो वो तुम हो। तुम तो मुझे भी टक्कर देती हो। कभी कभी तो ऐसा महसूस होने लगता है ना कि मुझसे ज्यादा बेईमान तो तुम हो। लगता है ना कोई 100 बेईमान मरे होंगे तब तुम पैदा हुई होगी। चलो बढ़िया आइडिया दिया है तुमने। एक काम करता हूँ, आज ऑफिस चला जाता हूँ और कल से तुम्हारे बताए हुए प्लान पे काम करेंगे। यहाँ भी मयंक की पत्नी बेईमानी करना शुरू हो जाती है। कई दिनों तक मयंक एक जॉब पर जाता है और जब सैलरी मिल जाती है तो वह अपनी जॉब छोड़कर अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए चला जाता है। अब उन्हें नई जगह पर घूमते हुए काफी टाइम हो गया था और दोनों पति पत्नी अपना सामान भी साथ लेकर नहीं आए थे। तभी मयंक चारू से कहता है, चारू चारू चारू, तुम मानोगी नहीं, मेरे दिमाग में ना बहुत मस्त आइडिया आया है। और तुम्हें पता है, अगर ये आइडिया हम यूज करेंगे ना तो बहुत पैसा आएगा। अरे यार मयंक, जब इतना ही बेनिफिट है तो अपना मुंह बनाकर क्यों खड़े हो? अरे मुझे भी प्लान बताओ कि कौन सा प्लान है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हर प्लान में मैं तुम्हारी साथी हूँ और मैं तुम्हारा बराबर का साथ देना चाहती हूँ। कभी सोचा है अगर कहीं तुम फंस गए तो मैं ही तुम्हारा साथ दूंगी। चलो अब प्लान बताओ। वैसे भी नए शहर में आए हैं तो तंगी भी शुरू हो गई है। हमें तंगी को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं से तो माल पानी चाहिए ना। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अब प्लान के अकॉर्डिंग ना यहाँ की जो सबसे फेमस जगह है ना, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, हम वहाँ जाएंगे। और वहाँ जाने के बाद ना हमें ना बहुत फायदा होने वाला है। मयंक अपना पूरा प्लान बताता है, जिसके बाद वह लोग एक बहुत ही सुंदर गार्डन में जाते हैं, जहाँ मयंक की मुलाकात प्राची नाम की लड़की से होती है। मयंक प्राची को देखकर बोलता है, मुझे नहीं पता था कि कोई इतना खूबसूरत हो सकता है।
आज तक मैंने बहुत से लोग देखे, लेकिन आपसा खूबसूरत कोई नहीं देखा। आपको भी इस बात का घमंड होता होगा कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। सच सच बताना, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है ना? माफ कीजिएगा, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, फिर आप मेरे पल्ले क्यों पड़ रही हैं? और आप है कौन? मैंने तो आपको पहली बार देखा है। आपने मुझे यहाँ पहली बार इसलिए देखा होगा ना, क्योंकि यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। मैं यहाँ पर नया हूँ, यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो तो मेरा एक दोस्त लेकर आ गया था, लेकिन वो थोड़ा काम से चला गया तो मैं यहाँ फंस गया। तो सोचा कोई नया दोस्त बना लूं, और आपको देखा, और आपको देखते ही आपकी खूबसूरती में खो गया। तो सोचा आपको देखकर कि एक नई दोस्त बन जाएगी तो जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। शहर के बारे में आप मुझे बताओगी, घुमाओगी, कितना अच्छा लगेगा ना। वैसे मैं किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करती हूँ, लेकिन तुम इस शहर में अनजान हो, इसलिए मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अगर तुम्हें शहर में घूमना है तो ठीक है, मैं तुम्हें शहर में घुमा दूंगी, तुम्हारी कई लोगों से जान पहचान भी करवा दूंगी। लेकिन मुझे फालतू की फ्लर्ट नहीं पसंद है, और बिल्कुल भी नहीं। मुझे सब समझ में आता है कि आजकल के लड़के कैसे होते हैं, और तुम भी उन आजकल के लड़कों में से ही हो। इसलिए मुझसे वादा करो, तुम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करोगे। धीरे धीरे मयंक और प्राची में दोस्ती होने लगती है। प्राची मयंक की तरफ आकर्षित हो जाती है और मयंक से बातें करने लगती है, और वो धीरे धीरे मयंक के चंगुल में फंस जाती है। कुछ दिनों बाद मयंक प्राची से शादी करने के लिए बोलता है, और शादी की बात सुनकर प्राची को कुछ समझ नहीं आता है, इसीलिए वह वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिन के लिए दोनों चुप हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद प्राची उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। मुझे पता है कि तुम कुछ समझ नहीं पा रहे होगे, आजकल ये जो हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन मैं समझ गई हूँ। देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन जब तुमने मुझसे शादी के लिए कहा था ना, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया था, इसलिए मैंने वो बात वहीं खत्म कर दी थी। लेकिन ये बात भी सच है कि मन ही मन में तुम्हें पसंद करने लगी थी। जब तुमने ये बात अचानक से बोली कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। इसका मतलब तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम्हें मुझसे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुमसे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मुझे तो अच्छा लगेगा। मेरी शादी उससे हो रही है जिसे मैं पसंद करती हूँ, और वैसे भी मेरे परिवार में कोई नहीं है, और मेरे नाम पे काफी प्रॉपर्टी है, और मेरी फैमिली के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये कैसी बात कर रही हो चारू तुम? अरे मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा परिवार हूँ, तुम्हारा अपना हूँ। तुम चिंता मत करो, हम 2 दिन बाद मंदिर में जाके शादी करेंगे, ठीक है? मयंक जाकर सारी बातें चारू को बताता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। 2 दिन बाद शादी करने के लिए मयंक और प्राची मंदिर पहुंचते हैं। मयंक जैसे ही प्राची को शादी के मंडप की तरफ लेकर जाता है कि तभी प्राची उसे धक्का देते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे चंगुल में इतनी आसानी से फंस जाऊंगी? तुम जैसे सोच रहे हो ना कि मुझे फंसाकर मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लोगे, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। और मेरी बात ना ध्यान से सुनो, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ मैं, तुम्हारे नाम पर तुम्हारी पत्नी के नाम की सारी कुंडली निकाल लूंगी मैं। क्या? क्या नहीं, बल्कि हाँ, क्योंकि ना तुम फंस चुके हो, और तुम हस्बैंड वाइफ में जितने लोगों के साथ बेईमानी की है, जितने लोगों को ठगा है, जितनों से पैसे लिए हैं, उन सब ने तुम्हारी रिपोर्ट करवाई है। अब वो मेरे पास है। मैं तुम पर 6 महीने से नजर रख रही थी, अब जाकर तुम मेरे हाथ लगे हो। मयंक और चारू दोनों ही अपने बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं, जिसके बाद प्राची उन्हें पुलिस के हवाले कर देती है, और वह अपनी गलतियों का पछतावा लेकर पुलिस स्टेशन में ही अपनी आगे की जिंदगी काटते हैं। शारदा ने अपनी जिंदगी भले ही गरीबी में गुजारी हो, बावजूद इसके वो अपने खाने में कभी गरीबी नहीं आने देती थी। उसके मोटे तगड़े शरीर को देखकर कोई भी कह नहीं सकता था कि वो गरीब है। लेकिन अब घर में नई बहू पिंकी आई थी, जिसके स्वागत के वक्त शारदा की पड़ोसन सुजाता शारदा से कहती है, अरे शारदा बहन, सही है आपके घर में बहू आ गई, लेकिन मुझे एक बात का डर है, इस गरीबी में सारा राशन तो आप खुद ही खा जाती है, तो बहू को क्या खिलाएंगी आप? हवा? मेरी बहू के खाने की चिंता आप मत करो सुजाता बहन, जो हम खाकर जी रहे वही मेरी बहू भी खा लेगी। और भगवान ने भले ही कितनी गरीबी दी हो, लेकिन कभी मेरा परिवार भूखा नहीं रहा है।
तुम जी थोड़ी रही हो, तुम तो फूल रही हो। गरीब भूखी सास के पल्ले बंधी इस बहू को पता नहीं कभी पेट भर खाना नसीब होगा भी या नहीं। घूंघट में वहाँ खड़ी पिंकी ये सब सुनकर हैरान ही हो रही थी कि सब उसकी सास को गरीब भूखी सास क्यों कह रहे हैं। लेकिन शारदा अच्छे से अपनी बहू का स्वागत करने के बाद उसको अपने बेटे भानु संग कमरे में भेज देती है, जहाँ भानु अपनी पत्नी को कहता है, पिंकी जी, हर लड़की के अपनी शादी के बाद बहुत सपने होते हैं, आपके भी होंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम लोग गरीब हैं। 2 वक्त की रोटी अच्छे से देने के सिवा मैं आपकी ज्यादा ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाऊंगा। जी भानु जी, पता है, पर मैं भी एक गरीब परिवार से ही आई हूँ। मुझे अच्छे से आता है ऐसे हालातों से कैसे गुजारा करना है। आप चिंता मत करिए। पिंकी की समझदारी देखकर भानु को लगता है कि वो उसके घर को अच्छे से संभाल लेगी, और होता भी यही है। घर की जिम्मेदारियां तो पिंकी संभाल ही लेती है, लेकिन बेचारी रसोई संभाल नहीं पाती। पिंकी के ससुराल में इतनी गरीबी थी कि देखने को टीवी तक नहीं था, ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज भी नहीं था, और गर्मियों के लिए एसी तो दूर, कूलर तक नहीं था। लेकिन राशन वो पूरा भरा रहता था, क्योंकि पूरा दिन बेचारी पिंकी अपनी सास के लिए खाना जो बनाती रहती थी। ऐसे ही एक सुबह जब पिंकी रसोई में चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी, तो वहाँ शारदा आती है और उससे कहती है, अरे बहू, तू अभी रोटियां ही सेक रही है? तो एक काम करती हूँ, मैं खाने बैठ जाती हूँ। गरम गरम रोटी खा भी लूंगी, साथ साथ खाने से तुझे पता भी चल जाएगा कितनी रोटी बनानी है। अब बस बैठ गई हैं, अब सारा आटा खत्म करके ही उठेंगी। अब पता चला मोहल्ला मेरी गरीब सास को भूखा क्यों बोलता है। इस घर में इतनी गरीबी है कि चैन से कहीं बैठने की कोई ढंग की जगह नहीं है, लेकिन खाने के लिए राशन पूरा भरा है, ताकि ये मेरी गरीब भूखी सास 24 घंटे ठूस सके। बहू, जरा रोटी रखियो इसमें, 5-6। माँ जी, अभी 2 ही बनी है, 5-6 कहाँ से दे दूँ? और भानु जी को भी रोटी पैक करके देनी है काम के लिए। उसकी चिंता मत कर, वो तो दोपहर में खाना खाने आ जाएगा। नहीं दे पाई तो अभी मुझे ही खिला दे। हाँ, आप खाओगी तो किसी और को खाना मिलेगा ना। कुछ बोली क्या बहू? नहीं माँ जी, मैं कह रही थी सब्जियाँ खत्म है, पैसे दे देना, लानी है। अरे बहू, सब्जियाँ बहुत महंगी हो रही है, सही से इस्तेमाल किया कर। हम गरीब लोग इतनी महंगी सब्जी रोज रोज कहाँ से लाएंगे? और सब्जी सिर्फ रात में बनाया कर, सुबह दोपहर में तो हम नमक वाले पराठे ही खाकर काम चला लेंगे। आपका खाकर और मेरा बनाकर। जहाँ से गेहूँ आता है, ये तो आपने इतना भरा हुआ है घर में, तो सब्जियाँ नहीं आएंगी क्या? वैसे ही मैं पूरे दिन एक बार खाना खा पाती हूँ, अब वो भी क्या मैं बिना सब्जी के खाऊं? पिंकी इतना कहकर रोटी बेलने लग जाती है। तभी सामने वाली सुजाता एक गेहूं की बोरी लेकर शारदा के घर आती है। उसको आते देखकर पिंकी काम छोड़कर उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे आंटी, ये क्या है इस बोरे में? अरे बहू, गेहूं है। सरकार राशन में हर महीने 30 किलो गेहूं देती है, और तेरी सास ने तो अपने जेठ जेठानियों का भी नाम राशन कार्ड में लिखवा रखा है। वैसे वो लोग शहर में रहते हैं, लेकिन ये आज भी उनके नाम का राशन लेती है यहाँ से। वो तो मेरा बेटा गया था राशन लेने गाड़ी पर, तो वहाँ से भानु ने राशन गाड़ी में रखवा दिया और खुद काम पर चला गया। बहू, अब पता चला इस घर में गेहूं या आटा ही ज्यादा है, बाकी चीजों के लिए तो पैसे लगते हैं, इसलिए हम गरीब लोग वो सब नहीं लेते। ये फ्री है, इसलिए इनका भंडार भर रखा है मैंने। फ्री का आटा खा खा कर सासू माँ फूल रही हैं। हे भगवान, मैं तो थक गई हूँ इनके लिए रोटियाँ बना बना कर। पूरा दिन चूल्हे के आगे रोटियाँ ही सेकती रह जाती हूँ। कहाँ खो गई बहू? अरे इसको रख लियो, मैं चलती हूँ। सुजाता वहाँ से चली जाती है और शारदा वापस से पिंकी को रोटियाँ बनाने में लगा देती है। शाम के समय भानु घर आता है तो पिंकी उससे कहती है, भानु जी, आप एक गैस चूल्हा ले आइए ना। चूल्हे पर खाना बना बना कर हमें गर्मी लगती है, और कभी कभी लकड़ियाँ बदलते हुए हाथ भी जल जाता है। पिंकी जी, हमने कहा था ना, ये गरीबों का घर है, यहाँ आपको ऐसी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। माँ ने भी तो इतने सालों चूल्हे पर ही खाना बनाया है, आपको क्या दिक्कत है? जब आपकी माँ बनाती होगी ना, तब खुद खाती होगी, इसलिए उन्होंने इतने साल बना लिया। यहाँ मेरा पूरा दिन चूल्हे के आगे जाता है। इतने गरीब हो तो अपनी माँ को सिखाते क्यों नहीं कि गरीबों की तरह खाएं? खाने में तो वो कभी कोई कमी नहीं आने देती। एक बार में 15-15 रोटियाँ खाती है। तीनों टाइम इतनी इतनी रोटियाँ बनाकर हम पागल हो गए हैं। तुम हमारी माँ के खाने पर नजर लगा रही हो? अरे हद है, रोटी ही तो बनानी पड़ती है तुम्हें, इसमें क्या ही दिक्कत है? सब्जी बनाने के लिए सब्जी होती ही नहीं है आपके घर में। गेहूं फ्री मिलता है, इसलिए नमक वाले पराठे बनवा बनवा कर माँ जी मेरा ऐसा हाल कर देती है।
पूरा दिन खाना बनाने के बाद मेरा खाना खाने का मन तक नहीं करता। अपनी बहू को अपने खाने के बारे में ऐसा बोलता सुनकर शारदा का दिल टूट जाता है और वो अगले दिन से अपने खाने में कमी कर देती है। सुबह अपनी सास को 15 की जगह 2 रोटी में संतुष्ट होता देखकर पिंकी को भी हैरानी होती है। माँ जी क्या हुआ, आज आपने रोटी नहीं लेनी? मैंने इतना आटा गूथा है, बताइए और कितनी बनाऊं? नहीं बहू, मुझे इतनी ही खानी है, तो अपने लिए बना ले। पिंकी को ये देखकर हैरानी तो होती है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देती। लेकिन अब रोज ही सुबह शाम के खाने तक जब शारदा कम खाना लेती है तो ये बात उसके बेटे को खटकती है। और एक शाम जब शारदा खाना खाकर चली जाती है तो भानु चूल्हे के पास रोटी बनाती अपनी पत्नी से बोलता है, पिंकी जी, आपने माँ को कुछ बोला क्या? देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से माँ बहुत ही कम खाना खा रही हैं, ऐसे उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, आपको रास नहीं आ रहा होगा ना कि मैं जल्दी खाना बनाकर फ्री हो जाती हूँ। अरे मैंने कुछ नहीं कहा माँ जी को कि कम खाओ, उन्होंने ही खुद कम खाना शुरू किया है। शायद उनको दिख गया होगा कि गरीबी में इतनी भूख दिखाना सही नहीं है। अरे आपने गरीबी देखी कहाँ है? इस घर में भले ही सुख सुविधाएं ना हो, लेकिन खाने के लिए भरपूर अनाज है। वो सिर्फ माँ की वजह से। पता है, पहले हमारे खाने के लाले पड़े हुए थे, हमारे ताऊजी ने सब छीन लिया था। पिताजी की मौत के बाद वो तो माँ ने धक्के खा खा कर राशन कार्ड बनवाया और ताऊजी के परिवार का नाम भी चढ़वाया ताकि राशन ज्यादा मिले। भूख के कारण मैंने अपनी 2 महीने की बहन को बचपन में ही खो दिया था। क्या आपकी बहन भी थी? हाँ, जब ये सब हुआ तब मेरी बहन 2 महीने की थी। हमारे पास खाने को एक दाना तक नहीं था। तब माँ भी भूखी रहती थी। कहाँ से खिलाते उस नन्ही सी बच्ची को? पैसे नहीं थे कि बाहर से कुछ खरीद सकते, इसीलिए वो नन्ही सी जान भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई। भानु के मुंह से अपनी सास के बुरे हालातों के बारे में सुनकर पिंकी को बुरा लगता है कि उसने अपनी सास के ज्यादा खाने के ऊपर सवाल उठाया, जिसके लिए वो उसी समय अपनी सास से माफी मांगती है और आगे से उसको कभी भी ज्यादा खाना खाने के लिए नहीं टोकती। तो वहीं ज्यादा खाना बनाने की समस्या के चलते अब कभी कभी खाना शारदा बना दिया करती थी। इससे पिंकी को भी परेशानी नहीं होती थी। मालीपुर नाम के गांव में एक पूजा नाम की एक गरीब कुम्हारन अपने पति धनी और सास हेमा के साथ रहती थी। पूजा की सास हेमा थोड़ा लालची स्वभाव की महिला थी, क्योंकि पूजा एक गरीब घर से आई थी, इसीलिए उसकी सास आए दिन उसे ताने दिया करती। पर पूजा के हाथों में मिट्टी के मटके बनाने की बहुत सुंदर कला थी। ऐसे ही एक दिन पूजा घर का सारा काम खत्म करने के बाद मटके बना रही थी। तभी हेमा उसे आवाज देती है, ओ करमजली, कहाँ मर गई? जी माँ जी, आ रही हूँ। माँ जी, वो मैं मटके बना रही थी। घर के काम में ध्यान दे, वही बहुत है। ये क्या करती रहती है? आज के टाइम पर कोई नहीं इस्तेमाल करता इन मिट्टी के मटकों को। माँ जी, ऐसा तो नहीं है, पीने वाले लोग आज भी मिट्टी के मटकों में पानी पीना पसंद करते हैं। ज्यादा जुबान मत चला। इस मटके बनाने के चाक के अलावा तू लेकर ही क्या आई, ये बता। अरे वो रीना की बहू इतना भर भर के दहेज लाई है। घर भले ही छोटा है पर बढ़िया सामान से भरा है। माँ जी, उसकी बहू अपनी सास से नौकरों की तरह काम करवाती है। ये नहीं देखा आपने? सामान के साथ अकड़ भी तो लाई है भर भर के। चल जा यहाँ से, मुझे मत सिखा। जाकर खाना लेकर आ। और हाँ, ये घटिया मिट्टी से सने अपने हाथ अच्छे से धो लियो। भीनी सी मुस्कान अपने होठों पर लिए पूजा अपने हाथ धोती है और फिर हेमा को खाना लगाती है और फिर वापस से घर के कामों में लग जाती है। एक रात जब धनी काम कर शहर से देर रात घर आता है तो देखता है कि पूजा अपने हाथों से बनाए हुए मटकों पर सुंदर कलाकारी कर रही है। तभी धनी कहता है, अरे पूजा, इतनी रात को ये सब क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही क्या तुम्हें? जी नहीं, आपको पता है ना, मैं कुम्हार की बेटी हूँ। मुझे इस मिट्टी से बहुत प्यार है। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने बाबा के साथ मटके बनाना सीखा था। तब से ही मुझे मटके बनाना और उनको सजाना बहुत पसंद है। चलो अब सो जाओ। खाना मैं बाहर से खा कर आया हूँ और सुबह उठकर मटके सजा लेना अपने। धनी की बात सुनकर पूजा मटका साइड में रख देती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। पूजा सुंदर सुंदर मटके सजाकर अपने घर में रखती है। ऐसे ही एक शाम पूजा की दोस्त सीमा उसके घर आकर कहती है, अरे पूजा सुनो। हाँ सीमा, कहो क्या हुआ? अरे वो अपने गांव से दूर जो गांव है ना, मेरी चाची रहती है वहाँ। आज उनके घर कुआं पूजन है, तो तू एक सुंदर सा सजा हुआ मटका दे दे, मुझे रस्म के लिए चाहिए। अरे बस इतनी सी बात? ठीक है। हाँ, ये ले तेरे मटके का मोल। अरे इसकी क्या जरूरत है,
अरे जरूरत क्यों नहीं है, मेहनत है तेरी तो अपनी मेहनत के पैसे रख ले। अरे मैं तो कहती हूँ कि तू अपने मटके का काम शुरू कर दे। अरे तेरी गरीबी के दिन अमीरी में बदल जाएंगे। चल कोई नहीं, मुझे मटका दे, मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है। सीमा की बात सुनकर पूजा उसे एक अच्छा सा सजा हुआ मटका देती है। सीमा मटका लेकर वहाँ से चली जाती है। सीमा के जाने के बाद पूजा उसकी कही बात के बारे में सोचती है और शाम को जैसे ही धनी घर आता है तो पूजा उसे अपने मटके बेचने की इच्छा जाहिर करती है। तभी धनी कहता है, देखो पूजा, मुझे तुम्हारे काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। तुम मटके बेचना चाहती हो तो बेच लो, वैसे भी घर में 4 पैसे आएंगे तो कुछ तो भला होगा। जी ठीक है, मैं कल से ही काम करना शुरू कर दूंगी। ऐसे ही अगले दिन सुबह सुबह पूजा घर का सारा काम खत्म करके एक बड़ी सी टोकरी में सजे हुए मटके रखती है। तभी वहाँ हेमा आकर गुस्से में कहती है, क्यों रे, कहाँ जा रही है अपनी ये मिट्टी की ढेरिया लेकर? माँ जी, ये मिट्टी की ढेरिया नहीं है, मेरी मेहनत है और मैं अपने बनाए हुए मटके शहर लेकर जा रही हूँ बेचने के लिए। अच्छा, किसकी इजाजत से जा रही है? अपने पति की इजाजत से जा रही हूँ। बकवास बंद कर अपनी, कहीं नहीं जाएगी। अरे कोई लेने वाला नहीं तेरे इन मिट्टी के ढेरियों को। चुपचाप घर में बैठकर चूल्हा चौका कर, आई बड़ी शहर जाने वाली। माँ जी, शहर तो मैं जाऊंगी ही, मुझे काम करना है। अरे काम करूंगी तो घर में 4 पैसे आ जाएंगे और क्या पता धीरे धीरे करके ही हमारी गरीबी के दिन अमीरी में बदल जाए। और अब कितना भी रोक लो, मैं नहीं रुकने वाली। इतना कहकर पूजा अपना मटकों से भरा हुआ टोकरा सर पर रखती है और शहर की तरफ चली जाती है। कुछ वक्त का सफर तय करके वो शहर के बड़े बाजार में जाती है और जोर जोर से आवाज लगाकर मटके बेचना शुरू करती है। सुबह से शाम हो जाती है और इस बीच उसके 2 से 3 मटके ही बिक पाते हैं। शाम को जैसे ही पूजा अपने बाकी के मटकों से भरा हुआ टोकरा लिए घर आती है तो हेमा कहती है, आ गई महारानी। अरे तेरे सारे मटके जो के त्यों है। अरे पहले ही समझाया था, आज के समय में कोई नहीं लेता इनको। माँ जी, आज पहला दिन था, ज्यादा नहीं बिके मटके, पर मुझे पता है मुझे सफलता जरूर मिलेगी। ये लीजिए माँ जी, आज की कमाई। जो 1-2 मटके बिके हैं उसी के पैसे हैं ये। इतना कहकर पूजा घर के अंदर चली जाती है और बिना आराम किए घर के काम करना शुरू करती है। यूं ही दिन गुजरते हैं। पूजा रोज घर का काम खत्म करके अपने मटकों का टोकरा लिए शहर बेचने जाती और घर आकर भी सारा काम करती। ऐसे ही एक दिन जब पूजा अपने मटके बेच रही थी तभी उसके पास एक सुंदर अनेरी नाम की महिला आकर कहती है, अरे वाह, क्या बात है, कितने सुंदर मटके हैं। कितने का है ये मटका? दीदी 100 रुपए का है ये। कहाँ से आई हो? यहीं पास के किसी गांव से हो क्या? दीदी मैं पास के ही गांव में मालीपुर से हूँ। वहाँ आप किसी से भी पूछोगी गरीब मटके वाली का घर कहाँ है तो आपको मेरा पता मिल जाएगा। ठीक है, चलो मुझे ये सारे मटके दे दो। कितने हैं सारे? 10 हैं, ये लो पैसे। रामलाल, सारे मटके कार में रख लो। मटके लेकर अनेरी वहाँ से चली जाती है और पूजा भी खुशी खुशी घर लौट आती है, जहाँ पूजा मटके की कमाई से घर के हालात सुधारने की कोशिश करती है। वहीं हेमा को अपनी बहू की ये खुशी दिन रात खटक रही थी, जिसके चलते गुस्से में वो पूजा के मटके बनाने का चाक ही तोड़ देती है और मटके बनाने की मिट्टी को नदी में बहा देती है और गुस्से में पूजा से कहती है, बहुत तमाशा हो गया तेरा शहर जाने का। ये सब और नहीं, आज के बाद अगर मटके बनाकर बेचने की कोशिश की, तेरा बोरिया बिस्तर उठाकर तुझे मायके पटक दूंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूंगी। हेमा की इस चेतावनी के बाद पूजा मटके नहीं बनाती और ना ही शहर जाती। वक्त गुजरता है और धनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि उसका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सके। ऐसे ही एक शाम जब पूजा घर पर बैठी रो रही थी तभी उसके घर अनेरी आती है और उसे देखकर पूजा कहती है, अरे दीदी आप यहाँ? क्या हुआ, आप यहाँ कैसे आई? क्योंकि तुम शहर नहीं आई। तुम्हारे बनाए हुए मटके मुझे और मेरी टीम को बहुत अच्छे लगे। मैं एक पार्टी प्लानर हूँ। तुम्हारे बनाए मटके मुझे डेकोरेशन में बहुत काम आते हैं। मुझे ऐसे और मटके चाहिए। ये लो 10,000 का एडवांस। इससे पहले कि पूजा कुछ कहती तभी वहाँ हेमा आकर कहती है, जी आपको मटके मिल जाएंगे जितने भी चाहिए। हेमा की बात सुनकर अनेरी तो वहाँ से चली जाती है और हेमा प्यार से पूजा को कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी कला को नहीं पहचाना और तुझे रोका, पर आज तेरी वजह से ही घर में लक्ष्मी आई है। धनी के इलाज के लिए
तुझे जितने मटके बनाने हैं बना, मैं तेरे साथ हूँ। अपनी सास की बात सुनकर पूजा खुश हो जाती है, जिसके बाद हेमा उसे नया चाक और मटके बनाने के लिए मिट्टी लाकर देती है और पूजा अच्छे से मेहनत करके अनीरी का ऑर्डर पूरा करती है और धनी का इलाज करवाती है, और जिसके बाद उसके बुरे दिन फिर से अच्छे दिनों में बदलने लगते हैं। लता और विनोद गरीब दंपति थे जिनको बहुत मुश्किल से काम नसीब हुआ था। जिस गांव में दोनों रहा करते थे वहां काम न होने की वजह से अक्सर दोनों उदास रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन विनोद अपनी बीवी से बोलता है, लता, मैं सोच रहा हूँ कुछ अपना काम कर लूं ताकि हमें किसी भी चीज के और किसी के भरोसे ना रहना पड़े। तुम क्या कहती हो, ये फैसला सही है? हाँ, फैसला तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बीच में लेकिन क्यों? लता, कोई परेशानी है क्या? परेशानी तो नहीं है। मैं सोच रही हूँ हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो आप कैसे कोई व्यापार करोगे? एक व्यापार को करने के लिए पैसों का होना तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। पैसों का होना तो जरूरी है। पैसों को जमा करने के लिए क्या करें हम? हाँ, मैं काम करता हूँ, मैं जंगल जाके लकड़ियों को काट के लाया करूँगा। हाँ, ये बहुत ही अच्छी सोच है। लकड़ियाँ बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं तो हम व्यापार करेंगे। दोनों पति पत्नी पेट भरकर पानी पीते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों पति पत्नी जंगल की ओर जाते हैं और लकड़ियाँ ढूंढ रहे होते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। दोनों जब घर लौटकर आते हैं तभी वहाँ उनकी पड़ोसन दिखती है और वो उनसे पूछती है, क्या बात है विनोद, बहू को लेकर कहाँ गया था जो इतनी रात को लौट रहा है? कहीं नहीं चाची, मैं और आपकी बहू जंगल गए थे और जंगल से लकड़ियाँ काट के ला रहे थे, तो खरीदार मिल गया रास्ते में तो उसको बेच दी। चलो अच्छी बात है, दोनों मिलकर मेहनत करो, बाकी ऊपर वाला तो साथ दे ही रहा है तुम्हारा। और लता बहू, खाने में क्या बना रही हो? आज कुछ अच्छा ही बनेगा लगता है। देखते हैं चाची क्या अच्छा बनाते हैं। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही कि अब घर जाकर खाने की कुछ तैयारी करूं। अरे ऐसा मत बोलो, अगर तुम ऐसा बोलोगी तो मैं आज तो भूखी ही रह जाऊंगी। मैंने बस चावल बनाए हैं, सोचा तुम्हारे घर से सब्जी मंगा लूंगी। क्या बात कर रही हो चाची, आप हमारे घर से कुछ लेने की बात कर रही हो? आपको तो पता है ना कि हम ढंग से खाना तक नहीं खा पाते, कई दिन तो पानी पी के सो जाते हैं। हम कहाँ से दे पाएंगे आपको कुछ? सुनिए जी, कोई बात नहीं, चलिए घर चलकर देखते हैं क्या है घर में और क्या नहीं। लता अपने पति विनोद को लेकर घर जाती है और देखती है घर में कुछ भी नहीं है बनाने को। लकड़ी बेचकर मिले पैसों से विनोद कुछ सब्जियां और चावल लेकर आता है। लता खाना बनाती है, तभी उनके घर मालिनी आती है और बोलती है, क्या बात है बहू, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है? क्या बनाऊं चाची, जितना पैसा हमको मिला था उस पैसे में बस यही कुछ सब्जियां मिली हैं। अब हम जैसे गरीब लोग कहाँ से अच्छा और स्वादिष्ट खाना लेकर आएंगे? कोई बात नहीं, कम से कम मुझे खाने को कुछ सब्जी तो मिल गई। मेरा तो मन ही नहीं था आज कुछ बनाने का। घर पर मांस रखा हुआ है, लेकिन बनाने का मन ही नहीं था। अरे काकी, आप हमको दे देती ना, हम बना देते। अरे हमारी भी परेशानी कम हो जाती। लकड़ियाँ काटी, बाजार गए, सब्जी लेकर आए, फिर खाना बनाया, इतना परिश्रम करवा दिया आपने। अगर वो हमें पहले दे देती तो इतनी थकावट थोड़ी होती हमको। ये कैसी बात कर रहा है विनोद, मैं तुम्हें मांस कैसे दे सकती हूँ? मैं कल बनाकर खुद खाऊंगी। आज तुम्हारे घर की सब्जी से काम चल गया, कल ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, परसों का सोचना पड़ेगा। लाओ अब सब्जी दे दो, बहुत भूख लगी है। मालिनी लता के घर से सब्जी लेकर जाती है और तभी लता अपने पति को बोलती है, हे भगवान, इतना लालच, देखना किसी दिन लालची बुढ़िया बहुत पछताएगी। कैसे अपने घर में खाना होते हुए भी हमसे मांगने आई थी। इतना भी लालच ठीक नहीं होता। अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग, हम गरीब है और इन जैसों को हम गरीब को लूटना अच्छा लगता है। कोई बात नहीं लता, रहने दो, छोड़ो।
एक काम करो, सब भगवान के भरोसे छोड़ दो। अजी अब तो भगवान भी अपनी आंखें बंद कर कर बैठे होंगे, वरना हम गरीब पर दया ना करते क्या वो। कहाँ हमने कितना कुछ सोचा था, लेकिन सब बर्बाद हो गया। अब कोसने से क्या होगा, जो होना था सो तो हो गया ना। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो होना था सो हो गया। चलो इसी बहाने हमको खाना तो मिला, चलो खाते हैं। हाँ, अब 2 दिन तक कोई खर्च नहीं है। जितना लेकर आए थे वो 2 दिन तक आराम से चल जाएगा। तब जाकर हम 2 दिन का पैसा कमाएंगे और काम में लगाएंगे। दोनों पति पत्नी पेट भरकर खाना खाकर सो जाते हैं और दोनों सुबह सुबह जंगल की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद लकड़ियाँ लेकर बाजार जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन लकड़ियाँ नहीं बिकती। ऐसा ही दूसरा दिन भी होता है। शाम को दोनों उदास मन से घर लौटते हैं। तभी रास्ते में एक लोहार दिखता है। तभी वो बोलता है, अरे भैया जरा सुनो। अरे ओ लकड़ी वाले भैया, अरे सुनते कहा ही नहीं, बहरे हो का? जी कहिए, क्या बात है भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? कोई मदद चाहिए आपको मेरी? मैं कर सकता हूं वैसे। अरे हमें कोई मदद नहीं चाहिए तुम्हारी, ठीक है? बस कुछ लकड़ियाँ चाहिए, जरूरत है हमको। क्या तुम कुछ लकड़ियाँ दे पाओगे? बदले में चाहो तो ये कढ़ाई ले जाओ। अरे कोई बात नहीं, इस कढ़ाई का मैं क्या करूँगा, आप ही रखो इसे भी, और ये लकड़ियाँ भी रख लीजिए आप। अरे भाई साहब, लकड़ियों की जरूरत है मुझे, और बिना कुछ दिए ये मैं नहीं लूंगा। आप ये कढ़ाई रख लो, और हाँ, जो भी इस कढ़ाई से मांगोगे ना, ये कढ़ाई आपको वही देगा। लेकिन याद रखना, दिन में सिर्फ 3 बार कुछ मांगना, ज्यादा मत मांगना। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। इस कढ़ाई में जो 3 बार कुछ मांगेगा उसे वो मिल जाएगा? अरे ये कढ़ाई मेरी दादी की है, उनके लालच के कारण ये कढ़ाई का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मतलब मैं कुछ समझा नहीं कि आप कहना क्या चाहते हो। आपकी दादी के लालच के कारण आप लोग ये कढ़ाई इस्तेमाल नहीं कर सकते, आखिर क्यों? क्योंकि मेरी दादी लालची बुढ़िया थी। ये जादुई कढ़ाई का इस्तेमाल कुछ ज्यादा कर लिया उसने, और लालच में आकर उसको महंगा पड़ गया। मैं तो आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इससे 3 बार खाना मंगा सकते हो। ये जादुई कढ़ाई है, समझे? लोहार के इतना कहने पर आखिरकार विनोद वो जादुई कढ़ाई ले ही रहा होता है। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी घर पहुंचते हैं। तभी विनोद लता से बोलता है, लता, क्या ये सच में जादुई कढ़ाई है? क्या हमारे कुछ मांगने से ये हमको देगा? सच कह रहा हूँ, अगर दे देना तो बहुत अच्छा होगा, कृपा होगी। बहुत भूख लगी है, मांगो ना, देखो तो देता है कुछ। हाँ जी, मांगती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा शक हो रहा है, क्या सच में जादुई कढ़ाई है भी या नहीं? अरे देखो, उस भाई साहब ने ना बहुत ही यकीन के साथ कहा था ये कढ़ाई उसकी दादी की है, ऊपर से जादुई कढ़ाई है। अब ना जल्दी से कुछ बनाओ, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। तुम ना कोई अच्छा सा खाना बनाओ। क्या बनाओगी? हाँ, तुम ना मांस बनाओ, बहुत दिन हो गए खाए हुए। हाँ ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। और कुछ बनाना है क्या? अरे नहीं, अभी के लिए बस इतना ही बनाओ, ज्यादा लालच मत करो, वरना हमारे हाथ से ये मौका निकल जाएगा। लता चूल्हे पर जादुई कढ़ाई रखती है और एक मंत्र बोलती है। तभी कढ़ाई में खाना आ जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन जब लता खाना बना रही होती है, तभी मालिनी अपनी बहू से कहती है, अरे वाह वाह बहू, क्या खुशबू है, खुशबू से ही भूख लग गई। क्या बना रही है? माँ जी, मैंने तो खाना अभी तक नहीं बनाया है, और वैसे भी ये खुशबू हमारे घर की नहीं बल्कि सामने वाली लता के घर से आ रही है। क्या? उस भिखारन के घर से? अरे कुछ दिन पहले जब तू अपने मायके गई थी, तब मैंने उससे सब्जी मांगी थी। बोल रही थी खाने को कुछ भी नहीं है घर में, और अब पकवान बनाए जा रही है। चल शाम को उसके घर जाकर देखती हूँ और पता लगाती हूँ आखिर बात क्या है। मालिनी और उसकी बहू दोनों मिलकर शाम के वक्त विनोद और लता के घर जाते हैं। दोनों पति पत्नी को बात करता देख मालिनी बोलती है, अरे बहू, क्या बात है, आजकल लकड़ी चुनने नहीं जा रही क्या? कोई खजाना लग गया क्या तुम्हारे हाथ में? ऐसा नहीं है चाची, अब मैं दूसरों के घर काम करती हूँ,
और इन्होंने भी अपना काम देख लिया है, इसलिए आपको हम लकड़ियाँ चुनते नहीं दिखते। वैसे लता, कल तुम्हारे घर से पकवानों की सुगंध आ रही थी, क्या बात है? कोई बात नहीं चाची, लता खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे हाँ चाची, आज का खाना आप हमारे साथ ही खाना। ओहो, जब इतना बोल रहा है तो ठीक है, आज का खाना हम तुम्हारे घर ही खाएंगे। लता रात का खाना बनाने जाती है, तभी मालिनी अपनी बहू को आंखों से इशारा करती है और सुनीता लता के पीछे जाती है और देखती है कि लता खाली कढ़ाई को चूल्हे पर बिठाकर कुछ मंत्र बोलती है और खाना कढ़ाई में बढ़ जाता है। आधी रात को जब सभी सो जाते हैं, तभी मालिनी लता के घर से कढ़ाई चुरा कर ले जाती है और घर पर जाकर कढ़ाई चूल्हे पर रख कर बोलती है, आज तो मैं बहुत अच्छा पकवान खाऊंगी। ओ जादुई कढ़ाई, भर भर के खाना दे मुझे। अरे सुनते नहीं है क्या, ये जादुई कढ़ाई मुझे भर भर के पकवान दे। मालिनी को ऐसा करते हुए लता और उसका पति देख लेता है। तभी अचानक कढ़ाई भर कर पकवान बहने लगता है और लालची बुढ़िया को जादुई कढ़ाई का खाना बहा ले जाता है।